कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इसमें रट्टा मारने के लिए सिर्फ में कोई यूजेस ही है, ज़्यादा रिएक्शन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रिपरेशन भी एक बार चल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस देखते हैं, बोलते हैं इंडस्ट्री में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर में एग्जांपल ले लो अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, इन सबको बनाने के लिए एसिड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट बोले तो क्या रहेगा? मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट मैंने और भी नाम लिखे हैं, जैसे एक फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल होते हैं, अमोनियम सल्फेट भी है ना, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन है। और पिगमेंट का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट का मतलब होता है कलर, कलर बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, डाइज सब बनाने के लिए भी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, बोलते हैं पेट्रोल को प्योर करने के लिए भी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, बोलते हैं हमारे घर में जो डिटर्जेंट आते हैं या लाइजॉल आता है जो टॉयलेट क्लीनर के तौर पे होता है, तो इन सब में भी एसिड की मात्रा ऐड की जाती है, कम मात्रा में, एकदम भी तो कपड़े जला देगा। इन मेटलर्जी, मेटलर्जी जिसमें हम मेटल को प्योर करते हैं, तो उसमें मेटल को साफ करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गल्वेनाइजिंग जैसे प्रोसेस हो गए, इन प्रोसेस के अंदर भी हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं। गल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होगा? गल्वेनाइजिंग का मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम किसी मेटल पे कोटिंग चढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, सोल्यूशन उसके अंदर एसिडिक होगा, इस इलेक्ट्रिसिटी के जरिए अंदर मान लो चमची है या कुछ भी, उसको कोटिंग करेंगे उसका, ठीक है। इन स्टोरेज बैटरी, तुमने देखा कार के अंदर की जो बैटरी होती है उसके अंदर जो एसिड होता है वो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। लैबोरेटरी रिएजेंट, ऑफ कोर्स अपने लैब में तो बिना एसिड के तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट के अंदर या तो डाइल्यूटेड एसिड या तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करना रहता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट, नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट बोले तो हाई फ्लेमेबल मटेरियल, जो हाई फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं ना, जो जल्दी जलते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी इसको ही बोलते हैं नाइट्रोसेल्युलोज, बोले तो हाई फ्लेमेबल मटेरियल, हाई फ्लेमेबल मटेरियल को भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज तो सेल्युलोज से बनी हुई है, समझ में? सेल्युलोज बोले तो लकड़ी की चीज है, कपड़ा हो गया हमारा, ये सब फाइबर्स में क्या करते हैं? एसिड का कोई रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने पर जो भी बाय प्रोडक्ट बनता है वो होता है नाइट्रोसेल्युलोज। तो कैसे बनाते हैं? सेल्युलोज को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कर कहाँ पे करते हैं नाइट्रोसेल्युलोज का? तो इसका इस्तेमाल रॉकेट के फ्यूल के लिए करते हैं। आपने देखा होगा जो रॉकेट का फ्यूल होता है वो कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो वो नाइट्रोसेल्युलोज ही होता है। एक और एग्जांपल, दिवाली में तुमने पटाखा देखा, ऐसा अनार देखा है कि नहीं? तो उसको कैसे सॉलिड फॉर्म में रखते हैं ना, एक्चुअली वो नाइट्रोसेल्युलोज फॉर्म में होता है इसमें। क्लियर है? सारे यूजेस आई होप समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्लोरीन एंड कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। अब हम क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय शील, अ जर्मन स्वेडिश केमिस्ट, ठीक है। बोलते ये बंदे ने फर्स्ट टाइम इस एलिमेंट के बारे में जाना था इसने 1774 में। इसने क्या किया था? उसने HCl को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीज ऑक्साइड भी बोल सकते हैं उसको। इन 1810 डेविस established elementary nature and suggests the name chlorine on account of its color। जब उसको कलर दिखाई दिया, कैसा कलर उसको दिखाई दिया? ग्रीनिश येलो। तो एक्चुअली ग्रीक में क्लोरीन का मतलब, क्लोरीन को क्लोरस बोलते हैं ग्रीक में, तो क्लोरस का मतलब ही होता है ग्रीनिश येलो कलर। तो उससे एक्चुअली वो एलिमेंट का एक्चुअली नाम नहीं है, उसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो कलर, मतलब उस केमिकल का नाम इसके कलर के नाम पे रख दिया। क्या किया था उसने? जब HCl को उसने रिएक्ट किया किसके साथ? मैग्नीज के साथ, ऑक्साइड के साथ, तब उसको क्लोरीन एक सिंगल एलिमेंट मिला था। चलो देखते हैं कैसे हैपन हुआ था, प्रिपरेशन देखते हैं। ये 1774 1810 की बात हम पता करेंगे कि एक्चुअली क्या हैपन हुआ था, है ना। ये सब बड़बड़ पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, मतलब डायरेक्ट मैन पढ़ लेते हैं। क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें ये जो मैग्नीज ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का काम कर रहा है। विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्लोरीन बना सकते हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो पुराने समय में जो इस्तेमाल किया था साइंटिस्ट ने मैग्नीज डाइऑक्साइड,
उसको जब एसिड के साथ रिएक्ट किया गया HCl के साथ, तो हैपन क्या होगा, तो मैग्नीज पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव है। अरे सब पॉजिटिव नेगेटिव का गेम चालू कर दो, ये क्लोरीन मैग्नीज के साथ जाकर मैग्नीज क्लोराइड बनाएगा। हमारे पास 4 हाइड्रोजन और 4 क्लोरीन है, चलो 2 तो चले गए, और 2 क्लोरीन अकेले हो जाएंगे, और रहा 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पर मिला ना क्लोरीन, तो ये पुराने 1810 में इस तरह से क्लोरीन को बनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम होगा, पोटेशियम होता है पॉजिटिव, मैग्नीज भी एक पॉजिटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन नेगेटिव, 2 पॉजिटिव एलिमेंट है तो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास 16 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के साथ आप अपने आप को जोड़ेंगे। क्लियर, रिमेनिंग क्लोरीन अकेला हो जाएगा, और बाकी जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। आई होप रिएक्शन काफी सिंपल है। टफनेस आ रहा है तो कुछ मैन प्रोडक्ट के नाम लिखो और बाय प्रोडक्ट के नाम छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। अब नीचे क्या लिख रहा है कि क्लोरीन को और भी बहुत सारे तरीके प्रिपेयर करने के, अगर आप कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को किसी मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कोई भी मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को रिएक्ट करते हो तो आपको सोडियम बायसल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। तो बोलूंगा इसमें क्लोरीन कहाँ मिला, तो बोलते ये फर्दर रिएक्शन होगा, ये नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो HCl है इसको हम रिएक्ट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, तो ये मैग्नीज डाइक्लोराइड वाटर और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा। अब ये 2 स्टेप रिएक्शन का नेट रिएक्शन निकालते हैं। नेट क्या होता है, इन दोनों रिएक्शन का टोटल होता है कि टोटल क्या हो रहा है। तो हमने हमेशा याद रखो, कोई भी चीज अगर अपोजिट में तो उसको काट दो। कौन अपोजिट में है यहाँ पे, फरहान साइमा, HCl तो अपोजिट में है ना, यहाँ राइट है यहाँ पे लेफ्ट, तो उसको काट देने का, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो बोलते हैं प्रोड्यूस होते हैं पर बहुत स्मॉल अमाउंट में। अब जो अपोजिट नहीं है उसको पूरा लिख लो, तो 4NaCl, MnO2, 4H2SO4, 4NH, तो देखो हम पूरे के पूरे लिख लें तो मिला ना, यानी इस रिएक्शन के अंदर, टोटल रिएक्शन के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये भी एक तरीका है क्लोरीन को प्रिपेयर करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चर में आते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है क्लोरीन को, तो बोलते हैं डेकन प्रोसेस, डियोकॉन प्रोसेस है। बोलते क्लोरीन को मैन्युफैक्चर करने का ये मेथड है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर का, इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं। देखो सारे प्रोसेस के अंदर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है प्रिपेयर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCl लेंगे, उस HCl को इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करेंगे, कॉपरस क्लोराइड यूज करें। इसको क्यों यूज करें, तो कॉपरस क्लोराइड का यूज एज अ कैटलिस्ट करें ताकि स्पीड अप रिएक्शन हो, और कुछ नहीं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव जगह रिप्लेस करेंगे, ये ऑक्सीजन क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा और ये क्लोरीन आउट होके अपना मेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। एक और तरीका है जिसके जरिए हम क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, इस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे और इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। जैसे ही 2 रॉड गाड़ोगे और इलेक्ट्रिसिटी दोगे, क्या होगा, पानी के अंदर मौजूद सोडियम और क्लोरीन, सोडियम भागेगा नेगेटिव रॉड की तरफ, क्लोरीन भागेगी पॉजिटिव रॉड की तरफ। इस तरह से रॉड पर जो चिपका हुआ पदार्थ आपको मिलेगा प्रेसिपिटेट, वो रहेगा सोडियम, और दूसरे में जो बबल्स दिखाई देंगे वो रहेगा क्लोरीन। इस तरह से भी आप एज अ बाय प्रोडक्ट आप क्लोरीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्चुअली प्रोसेस बताए, एनोड क्या होता है पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है नेगेटिव, करेक्ट। तो पॉजिटिव पॉइंट में कौन अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करा, किसको करेगा, एनोड को करेगा। एनोड पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव रॉड क्योंकि ये रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ चिपकने के लिए, कौन सी रॉड के साथ, पॉजिटिव रॉड के पास चिपकने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगी ताकि अपने आप को वहां पे बबल्स की तरह स्टिक कर ले। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि प्रोसेस कंटिन्यू का, हर एक क्लोरीन इसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन इस रॉड को देगा और अपने आप को इस तरह से स्टिक करके उस रॉड पर एक डाइक्लोरीन बनाएगा। आई होप रिएक्शन समझ में आ रहा होगा फरहान साहिबा, अरमान। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव के अंदर वाटर ही अपना रिएक्शन कर रहा है। बोलते हैं कि वाटर भी पानी के साथ मिलने पर H और OH आयन बनाता है, ये तो हम पता है ना। तो बोलते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा, क्यों, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना उसकी वजह से, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस और 2OH माइनस। देखो यानी यहाँ पर पानी खुद एक आयन जनरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो आयन्स हमारे पास है
ये आयन के साथ क्या हो रहा है, ये आयन जो है अगर इनको फर्दर रिएक्ट क्या बोलेंगे किया जाए तो ये वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आयन्स है ये OH आयन जो है पानी में जो आयन्स बन रहे हैं इस आयन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। तो यहाँ पे डीपली रिएक्शन बताया, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा ना तो ये ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला हिस्सा वो भी पढ़ के छोड़ दोगे तो चलेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा क्या समझाना जाता है बच्चों को, ठीक है। और अगर इसको पढ़ लिए बोला अरे सर याद नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा याद है, उसके अंदर भी हम लोग ने ये रिएक्शन देखा सोडियम क्लोराइड का, वो लिख के आ जाओ तो भी एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। ओके, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन पे। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन की, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर, अरे इसी पे तो इसका नाम पड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन का क्लोरस बोलते हैं ग्रीक में, जिसका मतलब है ग्रीनिश येलो गैस। हैविंग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, बोले का मतलब क्या, पंजेंट स्मेल है पर एकदम कड़वे, जो सफोकेटिंग ऑर्डर मतलब टेस्ट करेंगे ना एकदम सफोकेट होता है, अरे क्या पी लिया। देखो ना हम लोग स्विमिंग जाते हैं, पानी में जाते हैं वाटर पार्क, वहां पे देखो ना हम पी लेते हैं, अजीब सा लगता है कि नहीं पीने के बाद, क्या गंदा टेस्ट है, सफोकेटिंग, अच्छा नहीं लगता है। क्लोरीन प्रेजेंट होता है ज्यादा मात्रा में, पॉइजनस होती है नेचर वाइज, इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉयल एट 293 केल्विन, मतलब ये 30 डिग्री, मतलब अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है 30-40 डिग्री पे, करेक्ट। इट डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू क्लोरीन वाटर, ऑफ कोर्स इसलिए तो इसको पानी में यूज करते हैं क्योंकि एक अच्छा एजेंट भी है, ये बैक्टीरिया मारने में भी काम आता है। तो देखो आपके बिल्डिंग में जब गंदा पानी आता है तो वहां के लोग क्लोरीन मिलाते हैं उसके, इट 2-5 टाइम हैवियर देन एयर, बोलते कि हवा से अगर गैस की बात करो तो गैस के हिसाब से ये हवा से काफी ज्यादा हैवी होती है। अब चलो देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्ट करने पर क्लोरीन किस तरह बिहेवियर करता है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोरीन को, तो बोलते किसी भी मेटल के साथ अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट करोगे तो क्लोराइड ही बनाएगा, क्या बनेगा, क्लोराइड। तो आप किसी भी मेटल के साथ आप क्लोरीन को अगर रिएक्ट करते हो तो आपको मिलने वाला प्रोडक्ट मेटल क्लोराइड ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं। अब बोलेंगे सर हर जगह अलग अलग नंबर है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आप कर सकते हो, नंबर आप अपनी मर्जी से पुट करो यार, आपका बैलेंस करना रहता है ना, 10th क्लास में पढ़ा है किस तरह से बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, है ना। एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। जब क्लोरीन को सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और अगर आयरन के साथ करोगे तो आयरन ट्राइक्लोराइड। रिमेंबर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डाइक्लोराइड मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स होता है, ठीक है। अब हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे फास्फोरस, देखो यहाँ पे बहुत लिमिटेड रिएक्शन दिए तो आपको इतने ही याद है। फास्फोरस के साथ आप रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा, क्लोरीन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर सल्फर के साथ आप रिएक्ट करोगे तो थायोडीन क्लोराइड बनाएगा, रिमेंबर रहेगा। नहीं देखो हर एक जगह पे क्लोराइड ही बना रहा है। अब एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन करता है, क्या बॉन्डिंग बनाता है क्या, मैं बोलूँगा यस, इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत है हाइड्रोजन के साथ। चलो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को जब रिएक्ट कर रहा हूँ तो दोनों चिपक गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, HCl बना रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आप रिएक्ट करोगे तो क्लोरीन इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना हाइड्रोजन को, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, सल्फर को निकाल देगा और खुद चिपक जाएगा हाइड्रोजन के साथ। समझ में इसका प्यार कितना ज्यादा है हाइड्रोजन के लिए, तो कोई भी एलिमेंट हो उसको जुदा कर देगा, ये उसको हटा देगा, बे इंतहा है इसका प्यार हाइड्रोजन के लिए। अमोनिया के साथ भी आप बिहेवियर देख सकते हो, अमोनिया में अमोनिया खुद भी प्यार करता है हाइड्रोजन से, पर इसका प्यार इतना ज्यादा है कि उसने बोला एक काम कर, थोड़े तो हाइड्रोजन निकाल, तो बोला नहीं नहीं मैं भी खुद भी निगेटिव हूँ। उसने क्या बोला, ठीक है मेरे को भी एडजस्ट कर साथ में, तो दो दो वाइफ हो गई देखो नाइट्रोजन की, है ना। और नाइट्रोजन अपने आप को थोड़ा स्प्लिट कर दिया। एक्सेस अगर क्लोरीन यूज करते हो अमोनिया के साथ तब ये क्या करेगा, अमोनिया के सारे क्लोरीन को निकाल देगा। देखो अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हो तब आपको मिलेगा NCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आप नॉर्मल एक्सेस ऑफ अमोनिया, वैसे देखा जाए तो दोनों में एक्सेस ही है, पर यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, दोनों में क्यों इतना फर्क आया, तो यहाँ पे क्लोरीन में रिएक्ट में एक्सेस ऑफ अमोनिया गिव अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन, तो उसमें एक्सेस ऑफ क्लोराइड, अच्छा 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 समझ गया, इसके अंदर अमोनिया एक्सेस मात्रा में, तब आपको ये मिल रहा है। पर अगर क्लोरीन ही एक्सेस में हो तो, अरे जाहिर बात है एक्सेस में होती है तो पूरा छीन लेगा, पूरे हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद चिपक जाएगा और अपने को बलिदान भी करेगा, बोलेगा मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी और हाइड्रोजन के साथ भी, बराबर क्या है, समझ में आया किस तरह से उसने अपने आप को एडजस्ट किया। तो यहाँ पे देखा जाता है पॉजिटिव निगेटिव रिएक्शन ही चल रहा है, निगेटिव पॉजिटिव की जगह एक्सचेंज करता है। रिएक्शन विथ अल्कलाई, अल्कलाई के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कलाई बोले तो बेस के साथ,
तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। तो पहला बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोल्ड एंड डाइल्यूटेड कंडीशन में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर हमेशा की तरह क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को आउट करेगा और खुद इसकी जगह पे बैठ जाएगा। अब हमारे पास दो सोडियम की क्वांटिटी है, तो एक सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बन रहा है, दूसरे सोडियम के साथ सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, उसको हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हो, और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। आप बाय मेन प्रोडक्ट भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट एक्चुअली दोनों है, ये दोनों। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, उसके बाद सोडियम ट्राइक्लोराइड मिलेगा, ठीक है, और वाटर मिलेगा। तो रिएक्शन के प्रोडक्ट बदल गए। आप किस कंडीशन के हिसाब से सोडियम यूज करो उस पर डिपेंड करता है। ठंडा है, पानी के साथ है, तो अलग प्रोडक्ट। अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है, गर्म है, तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप क्लोरीन को कोई ड्राई स्लैक लाइम के साथ रिएक्ट करें, ड्राई स्लैक लाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ड्राई स्लैक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या हैपन होगा, सेम चीज करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, पूरे OH को आउट करेगा और उसके खुद जगह पर खुद बैठ जाएगा। क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। क्योंकि हमारे पास दो प्रोडक्ट है कैल्शियम के, तो एक में वो खुद एडजस्टमेंट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। यहाँ पे ये जो बने प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर बन गया है, यहाँ पे इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन बोलते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन के साथ चेक करेंगे, अल्कीन के साथ भी देखेंगे। तो अगर आप मीथेन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करते हो तो क्लोरोफॉर्म बनाएगा। ये जो मिथाइल क्लोराइड है इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये फर्दर रिएक्ट होते रहेगा, हमने पढ़ा था लाइट के साथ जब हम ऐसे रिएक्शन करते हैं ना, ये टिल कार्बन टेट्राक्लोराइड तक चलता रहेगा। अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्कीन के साथ रिएक्ट करोगे तो दोनों क्लोरीन एक एक पोजीशन में बैठ जाएंगे और 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनेगा। अब बताइए जैमिनल डाइहाइड है या विसिनल, किसी को याद है, दो डिफरेंट अटैचमेंट है, इसको विसिनल बोल सकते हैं, बरोबर ना, मैं भी भूल जाता हूँ, विसिनल डाइहाइड भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्या क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देता है, तो बोलते हैं हाँ देता है। कब, जब किसी फेरिक सॉल्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप क्लोरीन को रिएक्ट करते हो तो ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का काम करेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का काम करेगा, ठीक है। जरा रिएक्शन पे ध्यान दो, तो रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है, फेरिक सल्फेट, ये तो पार्ट सेम है, उल्टा ये सल्फेट भी यहाँ पे आके चिपक जा रहा है, करेक्ट। इसलिए 3 क्वांटिटी बना, 2 को क्वांटिटी में यहाँ पर, 1 क्वांटिटी यहाँ पर। हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में जा रहा है और HCl बन रहा है, बरोबर। तो ये हुआ एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन में देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर भी देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीजन जाएगा इस सल्फेट के बाद SO4 बन गया और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। समझ में आया रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, गेम वही है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोरीन को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर है मतलब मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड है, करेक्ट। क्या होगा, सेम चीज, ये ऑक्सीजन जाएगा सल्फर के पास और ये हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के साथ। आई होप रिएक्शन समझ में आएगा, सेम टाइप रिएक्शन है। इधर पे भी सेम चीज होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाएगा इसके पास और बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाएंगे। समझ में आया रिएक्शन का पैटर्न, आई होप सेम पैटर्न चल रहा है हर जगह पर। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं हम लोग। ये तो हम लोग ने अट्रैक्शन देख लिया, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख ली। अब आते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग बोले तो कलर रिमूवल में काम आता है कि नहीं इसका, तो बोलते क्लोरीन रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है ब्लीचिंग के बारे में, क्या लिखा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड रिमूव कलर फ्रॉम फैब्रिक। बोलते हैं हाँ ये बनाता है एक सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये जो प्रोडक्ट है ना इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, कलर रिमूव करना। देखते ब्लीचिंग पाउडर बनता है क्लोरीन से, तो जब क्लोरीन को आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो HCl बनाएगा और एक हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड बना रहा है कि नहीं, बिल्कुल इसके जैसा नहीं है प्रोडक्ट, सिर्फ सोडियम की जगह हाइड्रोजन है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। इस ब्लीचिंग पाउडर को आप फर्दर रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन को आउट करेगा और HCl बनाएगा, ठीक है। बोलते क्लोरीन ब्लीचेस वेजिटेबल मैटर, कलर, ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू कलरलेस मैटर। अरे जाहिर बात इनका काम क्या होता है, कलर को रिमूव करना है ना। कलर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये जो ऑक्सीजन है किससे आया है, ब्लीचिंग पाउडर से ही आया है। ये ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, कलरलेस ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, यानी कलर को निकाल कर उसे कलरलेस कर देगा, यही तो इसका काम होता है। यूजेस पे आते क्लोरीन के,
तो पहला यूजेस क्या है, प्यूरिफिकेशन करना, स्टेरिलाइजेशन मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, करते हैं कि नहीं इसका इस्तेमाल। सेकंड, ब्लीचिंग वुड, जैसे वुड पल्प, वुड पल्प का मतलब क्या होता है, जो लाइट कलर होता है ना वुड में, उस या वुड पल्प में लकड़ी के जो होते हैं ना हिस्से, उसके कलर को हल्का करना या कोई डिजाइन देना। देखो हमारे घर में लकड़ी का अलग अलग कलर होता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होता है। रिक्वायर फॉर मैन्युफैक्चर पेपर, जैसे मान लो एक लकड़ी है, उसको व्हाइट कलर देना है, तो उसके लिए मेरे को ब्लीचिंग करना पड़ेगा ताकि वो व्हाइट पेपर बना सको, रेयान बना सको, है ना। ब्लीचिंग कोऑर्डिनेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसे प्यूरिफाई करने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डीटीटी, रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आया है, तुम लोगों ने सुना होगा, जो फ्रिज के अंदर एसी में जो रिलीज होता है उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। इन प्रोपोगेशन प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस सच एज फॉस्फोजीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस, इसके अंदर भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नीचे तो ये सब लिखा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन, खुशी की बात यह है कि हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं है, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं पढ़ना। डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं बहुत पहले, पर मैंने बोला था वहाँ पे थोड़ा देखा है ना, अब इसकी डिटेल देखेंगे यहाँ पर कि एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे मैं टिक मार्क भी करते रहा, पूरा पैराग्राफ हमको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी है। क्या लिखा है? वी सीन दैट ऑल हैलोजन मॉलिक्यूल आर डायोटिक, हम देखते हैं कि जितने भी हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब डायटोमिक फॉर्म में थे। डाया मतलब देखो ना, Cl2, F2, I2, दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब होता है टू, ये बाइनरी कंपाउंड ही बनाते, दो कंपाउंड ही रहेंगे, या तो खुद साथ में दो होंगे या तो दूसरे के साथ मिलकर डायटोमिक फॉर्म में। समझ में क्या बोल रहा है? विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्सो एसिड, और बोलते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सो एसिड बनाते हैं। ये खुद एसिडिक है, इनमें ऑक्सीजन मिलता है तो ऐसे टाइप के एसिड को ऑक्सो एसिड बोलते हैं, ये पढ़ चुके हैं। विद हैलोजन दे फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड, अगर ये हैलोजन अपने जैसे हैलोजन के साथ आपस में ज्वाइन हो तो बनने वाले कंपाउंड को इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल, फ्लोरीन आयोडीन के साथ जुड़ा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये इंटर हैलोजन कंपाउंड। समझ में आ रहा है? although all halogen belong to the same group, they have different electronegativity। अभी एक चीज हमें पता है कि फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, सब -1 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाते हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? हाँ फरहान, फ्लोरीन है सबसे ज्यादा नेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद कौन आता है? ब्रोमीन आता है, ऑर्डर में। ये नंबर 1 में, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो जब भी आप जब जोड़ोगे ना, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका जुड़ा हमेशा इसी तरह से होगा। समझ में आ रहा है फरहान, साइमा, हरमान? हाँ सर। ओके, नीचे सेट कुछ हाँ और भी सर। लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्यादातर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रली होते हैं, जैसे वहाँ पे लिखा है आयोनिक, नॉन आयोनिक भी लिखा है, पर मैं न्यूट्रली बोलूंगा, बन के फॉर्मेशन तो कंपाउंड न्यूट्रली होगा ना। अब इसको और थोड़े डिटेल से, जो इसमें दो वर्ड्स है एक्स और एक्स डैश, जो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इतना ही पढ़ना है, यहाँ पे लिखे यहाँ पे। इंटर हैलोजन कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट हैलोजन। बट इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते कैसे? एक हैलोजन ही दूसरे हैलोजन के साथ मिलकर इस तरह का कंपाउंड बनाता है, पर इसमें एक शर्त है कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब एक ज्यादा और एक कम, मतलब दोनों ही निगेटिव है, पर एक ज्यादा निगेटिव होगा और दूसरा कम निगेटिव होगा, बस इतना सा फर्क रहता है। चलो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए। अब देखते हैं फ्लोरीन से कितने टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बन सकते हैं। तो बोले ClF भी बन सकता है, ClF3 भी बन सकता है, ClF5 भी बन सकता है, और क्लोराइड में और नहीं बन सकते। ब्रोमीन में ब्रोमीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, क्लोराइड में भी बनता है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्लोराइड भी बनता है। आयोडीन में 3 टाइप के बनते हैं। समझ में आ रहा है क्या देख रहे हैं? अब बोलेंगे सर ये क्या है, नंबर को समझते, क्लासिफिकेशन एक्चुअली। अगर आपको एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश का मतलब दोनों की क्वांटिटी एक एक है, क्लोरीन फ्लोराइड। अब यहाँ पे याद रखो, जो एक्स डैश होगा वो ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
और जो X होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? याद रहेगा ये, X डैश हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं क्यों बता रहा हूँ सर, आप कितना टाइम पास क्यों कर रहे हैं? अरे अभी नामकरण करना है, ये नाम अपने को आना चाहिए बोलने, ये नाम कैसे बोलते हैं वो सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, ब्रोमीन कम। यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, ब्रोमीन कम है। यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, आयोडीन कम है। ब्रोमीन ज्यादा है, आयोडीन, देखो हमेशा राइट वाला ज्यादा नेगेटिव है, पहले वाला कम नेगेटिव है। XX3 में कितने टाइप के बनते हैं इंटर हेलोजन? 3। XXY में भी 3 और XX7 में सिर्फ एक ही बनता है इंटर हेलोजन। समझ में आया यहाँ तक? चलो अभी नामकरण करना सीखते हैं, अभी किस तरह से उसको हाँ सर। रीड करते हैं। तो मैं ये बहुत सारे बड़बड़ नहीं पढ़ने वाला, मैंने तुम लोग को यही बता दिया कि कौन ज्यादा है कौन लेस है। ठीक है, X डैश हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं। तो अभी नामकरण कैसे करेंगे वो देखते हैं, कैसे नाम रीडिंग होती है। इतना मुश्किल नहीं है, मैंने इसके लिए अलग से पूरा लिख कर रखा था। तो मैंने, मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं डायरेक्टली तुमको वो बोर्ड में दिखा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड चालू कर लेता हूँ, अपने पास माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड है, वो ज्यादा स्मूथ है। अरे पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो पहली कंडीशन याद रखो। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप लोग को बेटर समझे। मेरे पास एक क्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब मुझे देखना है इसका इंटर हेलोजन बन सकता है, तो आपको पहले थोड़ी बेसिक मुझे नॉलेज देनी पड़ेगी। पहला चीज, उस पीरियोडिक टेबल का पूरा डिटेल लिखते हैं। ग्रुप 16 है कि 17 एलिमेंट है, बरोबर। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो मैंने ट्रिक बता रहा, फिश कांट ब्रीथ इन एयर, फिश कांट ब्रीथ इन एयर, एयर वाला छोड़ दो, इतना काफी। अब मुझे पता है एटॉमिक साइज की अगर बात करो तो तुमको पता होगा फरहान साइमा कि जो पहला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक साइज कम होता है, बाकी सबका एटॉमिक साइज इस पहले एलिमेंट से ज्यादा ही है। यानी आप जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक साइज ज्यादा होता जाता है, बराबर कि नहीं? तो आप बताओ इस एलिमेंट के अंदर, क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर, मेरे को इसको इंटर हेलोजन बनाना है, इसमें से किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसका या इसका? हाँ फरहान साहिबा, अरमान, क्लोरीन का सर। वेरी गुड। इसका सर एटॉमिक, क्लोरीन का रहेगा ना? क्लोरीन का एटॉमिक साइज ज्यादा है और इसका एटॉमिक साइज कम है। ये बेसिक नॉलेज है, यहाँ तक समझ में आई। अब जारी बात है, जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या लेस होगा? देखो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये ज्यादा निगेटिव होगा। कम है ना, और ये कम रहेगा क्यों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, ये छोड़ देगा अपने इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो लेस इलेक्ट्रॉन होगा उसका नाम हम पहले लेंगे। किसके पास लेस इलेक्ट्रॉन है? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जिसके पास कम साइज होगा वो नेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। तो इसके नामकरण में क्या करेंगे, जो ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट होगा, जिसका एटॉमिक साइज कम होगा, उसका नाम पहले लेंगे। तो अब नामकरण कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे फ्लोरीन, उसके बाद, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, जो ज्यादा लेस नेगेटिव है उसका नाम लिखेंगे फ्लोरीन क्लोराइड। समझ में आया नामकरण कैसे किया? एक एग्जांपल देता है, एक और, क्लोरीन ClF5। अब पता इसका नाम क्या रहेगा, कौन ज्यादा नेगेटिव है इसके अंदर से, सिर्फ इतना बता दो बस, ज्यादा डिटेल मत दो। फ्लोरीन, बरोबर ना? कौन कम क्लोरीन। नेगेटिव है? क्लोरीन। तो नाम क्या रहेगा इसका, कैसे नाम लिखेंगे इसमें? सबसे पहले किसको लेंगे, किसका नाम पहले लिखेंगे? क्लोरीन का। क्लोरीन रहेगा ना? क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। अरे सर आपने ऊपर तो कुछ और बताया था, वो गलती से मैंने गलत बोल दिया। ये रहेगा क्लोरीन क्लोराइड। जो ओवर नेगेटिव होगा उसको बाद में लेते हैं और जो लेस नेगेटिव होगा उसको पहले लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं ताकि कंफर्म कर लेते। अरे ये तो बोलेंगे सर BRF, बताओ किसका नाम पहले लेंगे? एकदम इजी है, ब्रोमीन ब्रोमीन का। क्लोराइड। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि एकदम एकदम अच्छे से याद हो जाए। ICl3, बताओ इसमें किसका नाम लेंगे, कौन ज्यादा नेगेटिव है इसमें? सीरीज को देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा नेगेटिव है ये कम है, तो इसका नाम क्या रहेगा? आयोडीन। समझ में आ रहा है ना? ट्राइक्लोराइड। अगर कंफ्यूजन है तो बहुत इजी है, जैसा लिखा है वैसे ही करो, क्योंकि ज्यादातर हाई नेगेटिव को राइट में ही रखेंगे
और लेस नेगेटिव को लेफ्ट में रखेंगे। ज्यादातर केस में गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत इजी है। आयोडीन ट्राइक्लोराइड इजी है नामकरण, मैंने डीपली बता दिया कि एकदम अच्छे से समझ लो। कभी नीट वेट एग्जाम में कैसे घुमाता है, इसमें नहीं घुमाएगा। देखो जैसे इसका नाम क्या है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड या फ्लोराइड, इसका नाम क्या रहेगा, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड या फ्लोराइड, करेक्ट ना। समझ में आ रहा है नामकरण कैसे, एकदम सिंपल है कि नहीं इसका नामकरण। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे जो भी लिखा है, यहाँ पे नेमिंग के बारे में ही बताया, इसमें अब मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक चीज पढ़ना है कि जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक मतलब ये मैग्नेट को कोई भी तरह का अट्रैक्शन नहीं देता है। अगर मैग्नेट के पास आप लेके जाओगे ना इसको, तो आपको किसी भी तरह का बिहेवियर आपको नहीं दिखेगा। ओके, समझ में आया कैसे नामकरण करते हैं, सिंपल है नामकरण। एक एग्जाम्पल देखना है क्या, ICLI का बता सकते हो, क्या रहेगा इसका नाम, आयोडीन आयोडीन क्लोरीन आयोडीन क्लोराइड। मोनोक्लोराइड, हाँ हाँ मोनोक्लोराइड या क्लोराइड जो भी। समझ गए, इजी है कि नहीं, जैसा दिखता है वैसे। नीचे वाले का सर आयोडीन ट्राइक्लोराइड आएगा ना वेरी गुड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। इसका क्या रहेगा, क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। सिंपल है कि नहीं, क्लोरो ट्राई हाँ जैसा दिख रहा है वैसे ही फ्लोराइड बोल दो, क्लोरो ट्राइफ्लोराइड हो गया, सिंपल है ना। अब जरा प्रॉपर्टी देखते हैं, बोलते हैं जितने भी एक्स एक्स डैश है जिसके अंदर दोनों एटम एक एक की क्वांटिटी में होते हैं, वो ज्यादातर कलरलेस गैस होते हैं। अगर क्लोरीन मोनोफ्लोराइड है तो कलरलेस गैस, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड है तो पेल ब्राउन गैस, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड है तो गैस, और इसी तरह से बाकी की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है। अच्छा, मैं अभी यहाँ से सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम लोग को होमवर्क दे दूं, ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी है, गैस है, कौन सा लिक्विड है, समझ में आ रहा है ना, जस्ट गो थ्रू कर लो। कुछ मैं ही पढ़ लेता हूँ जब तक आप लोग गो थ्रू कर। आयोडीन ब्रोमाइड क्या है, ब्लैक सॉलिड होता है, XX3 में आते हैं, जिसके अंदर एक एटम एक की क्वांटिटी में है, दूसरा 3 की क्वांटिटी में, करेक्ट। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ये कलरलेस गैस होता है, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड येलोइश ग्रीन लिक्विड होता है, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड येलो पाउडर होता है, और ICL3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड ऑरेंज सॉलिड डाइमराइज होता है। डाइमराइज का मतलब जो 2 की क्वांटिटी में होता है, 2 की क्वांटिटी में तो है ही ना, तो फॉर्म आयोडीन डाइआयोडीन हेक्साक्लोराइड, करेक्ट ना। इसमें बोलते हैं जो क्लोरीन की इसके ब्रीचेस होती है, ब्रीच का मतलब क्या होता है, देखो इस तरह से 2 आयोडीन बनाओ, ठीक है, और 3 क्लोरीन बनाओ, इस तरह 3 क्लोरीन इधर पे, 3 क्लोरीन यहाँ पर, देखो ब्रिज बना है कि नहीं आयोडीन से। समझ में आयोडीन ब्रिज क्यों लिखा हुआ है, हैविंग क्लोरीन ब्रीचेस। अगर क्लोरीन है तो आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा ब्रिजेस टाइप से कुछ बन जाए डिजाइन, समझ रहे हो क्या, ऐसा ब्रिज बना, तो ये ब्रिज हटा दो, आयोडीन से ब्रिज मत बना, क्लोरीन से ब्रिज बना दो इस तरह से, और बाकी क्लोरीन एडजस्ट कर दो। समझ गए क्या, इस तरह से, ये नहीं इतना बोल दिया मैंने, बाकी आप लोग देख लोगे, गो थ्रू कर लोगे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं, एक्चुअली इंटर हैलोजन कंपाउंड बने कैसे, तो बोलते हैं यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ 523 कैल्विन। कॉपर वेसल ऐसा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो ये क्लोरीन फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बनाएंगे। समझ में एक्चुअली रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयोडीन क्लोरीन के साथ मिलकर, अब बोलते यहाँ पर क्लोरीन कैसे बनाया गया, HCl को HNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो उससे क्या मिल रहा है मुझे, क्लोरीन। देखो ना, HCl को HNO3 से आप रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कंपाउंड में, आपको एक क्लोरीन कंपाउंड मिल रहा है, और बाकी आपको नाइट्रोजन और वाटर जो भी है, आपको ये जो रिएजेंट लिखा है एक्चुअली उसी से क्लोरीन बनाया जा रहा है। क्लोरीन बनाकर हम एक बॉन्ड बना रहे हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर ब्रोमीन क्लोराइड बना रहा है। अब रिएक्शन विद हैलोजन विद इंटर हैलोजन कंपाउंड, अब ब्रोमीन को इंटर हैलोजन कंपाउंड के आकर साथ रिएक्ट करता हूँ तो वो इंटर हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा ये ब्रोमीन, और क्या बनेगा, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। यहाँ पर भी एक इंटर हैलोजन के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं। आयोडीन को अगर इंटर हैलोजन पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पर एक इंटर हैलोजन स्पेशल रिएक्शन विद ICL, बोल रहे कि ICL के साथ एक स्पेशल रिएक्शन देता है, क्योंकि इसी आयोडीन को मैं KClO3 के साथ रिएक्ट करूँ पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, आयोडीन मोनोक्लोराइड और पोटेशियम ट्राई आयोडेट बनाएगा। ये एक ऑक्सो एसिड बना रहा है और एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहा है, दोनों चीज दे रहा है। इसी तरह से राइट साइड भी रिएक्शन दिए, मैं चाहता हूँ आप लोग गो थ्रू कर लो इस रिएक्शन को। रिएक्शन काफी सिंपल दिए, और यहाँ पर कुछ सम प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट किए इंटर हैलोजन कंपाउंड की। थर्मल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी की बात करें तो बोलते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल क्लोरीन फ्लोराइड है, और सबसे लेस स्टेबल ब्रोमीन फ्लोराइड है। समझ में आया, बीच के हिस्से को देखो ही मत, वो समझ में आ गया।
हाइड्रोलाइज गिव ऑक्सो एसिड, कौन कौन हाइड्रोलाइज होकर ऑक्सो एसिड देगा? तो बोलते हैं ब्रोमीन क्लोराइड को अगर पानी के साथ करो तो ऑक्सो एसिड मिलेगा आपको, आयोडीन क्लोराइड के साथ करो तो भी आपको ऑक्सो एसिड मिलेगा, ठीक है। ट्राइक्लोराइड के साथ भी अगर करो आयोडीन के तो भी आपको ऑक्सो एसिड मिलेगा, बाकी के साथ ऑक्सो एसिड नहीं मिलेगा। तो याद रखो सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही आपको ऑक्सो एसिड मिलेगा। थर्ड, डिसप्रपोर्शनेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी ब्रोमीन फ्लोराइड को ऐसा कुछ रिएक्शन करो जिससे आपको आयन जनरेट हो, जैसे यहाँ पर आयन जनरेट हो रहे हैं क्या? नहीं। तो ब्रोमीन फ्लोराइड के साथ इंटरहैलोजन कंपाउंड के साथ आपको आयन नहीं मिलेंगे, पर क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड और आयोडीन ट्राइफ्लोराइड के साथ आपको आयन जनरेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, करेक्ट कि नहीं? तो यहाँ पे आयन जनरेट होंगे कब? जब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड या ब्रोमीन फ्लोराइड, यहाँ पे भी एक्चुअली आयन है जो दिखाई नहीं गए, करेक्ट, आयन जनरेट होते हैं। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन सिर्फ यूरेनियम दिखाएगा, तो किसी यूरेनियम को किसी इंटरहैलोजन कंपाउंड यानी क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के साथ करोगे तो आपको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और क्लोरीन मोनोफ्लोराइड कंपाउंड मिलेगा, बस, बाकी कोई कुछ नहीं दिखाएगा। एडिशन अक्रॉस ओलिफिन, ओलिफिन का मतलब ही होता है अल्कीन कंपाउंड। अल्कीन के साथ अगर मैं इंटरहैलोजन कंपाउंड को रिएक्ट करता हूँ तो ये इंटरहैलोजन कंपाउंड इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट क्लोरीन ग्रुप है, नाम बता सकते हो इसका? इसका आईयूपीएसी नेम भी बन सकता है 1 आयोडो 2 क्लोरो इथेन, ठीक है। देखो और भी डिटेल दिए, यूजेस बताया क्या क्या यूजेस होते हैं। इस ICL इज यूज टू डिटरमाइन आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल, किसी आयोडीन की तेल में कितनी मात्रा है उसको चेक करने के लिए आयोडीन मोनोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। कैटेलिस्ट के दौर पर भी ऐसा आर्सेनिक ऐसा को ऑक्सीडेशन करने के लिए हम आयोडीन क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीहालाइड को प्रिपेयर करने के लिए भी आयोडीन क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अब XX3 का यूजेस देखते हैं। होते हैं पॉलीहालाइड को प्रिपेयर करने के लिए भी XX3 में जितने भी कंपाउंड आते हैं ICl3 है ना, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जिसमें फ्लोरीन हम सोर्स हो उसको प्रिपेयर करने के लिए भी XX3 का इस्तेमाल करते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पर भी हम XX3 का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कंपलसरी। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बेस पे, देखो पहला स्ट्रक्चर लीनियर है। नेक्स्ट ClF3 का स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, बनने वाले स्ट्रक्चर में 89 डिग्री है और आपको टी शेप दिखाई देगा। टी दिख रहा है कि नहीं? टी शेप, बैंड टी शेप। BrF3 का जरा देखो, डम्बल्स आ रही, डम्बल्स ये बता रहे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पर भी बनने वाला बैंड टी शेप ही है। एक्चुअली इतना टी शेप तो दिख नहीं रहा है, ऐसा हो गया ना, और एक्चुअली ये भी टी शेप ही है, ऐसा टी शेप ही बोल रहा है इसको भी। BrF5 के साथ करोगे तो ब्रोमीन के आसपास 5 अटैच हो गए, स्टिल ब्रोमीन के पास एक डम्बल शेप है। ये डम्बल शेप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, हम इसको स्क्वायर पैरामिडल बोलते हैं। ClF5 इसके अंदर आपको 5 फ्लोरीन दिखा रहे हैं, ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन है, स्टिल डम्बल्स आपको दिखाने का, यानी इसकी कैपेसिटी है और एक और बॉन्ड को अटैच करने की, इसको भी स्क्वायर पैरामिडल बोलते हैं। शेप याद रखो, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो याद रखो। ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल हैलोजन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल, अगर IF7 है तो आप बता सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? बहुत आसान है, जो नंबर यहाँ पे रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया? अच्छा, या मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना चैप्टर खत्म होने आया है तो वापस से आप लोग लेक्चर को कनेक्ट करना है क्योंकि बहुत कम बचा है, तो आगे इसको डिले करने से अच्छा क्या है वापस से लिंक को ज्वाइन करो, ठीक है? अरमान, फरहान, साइमा, आज ही इसको खत्म कर दे रहे, थोड़ा सा